गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 31 मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लाया हूं। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले रहने वाली है वही न्यूज़, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट फाइनली आउट हो गया है और वीमेन ने दोबारा से यहाँ पे बाजी मार ली है। उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ बताऊंगा कि सिविल सर्विस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, थोड़ी सी जानकारी दूंगा। वैसे तो आपको पता ही है पहले से ही। जीएस पेपर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोविड ऑर्फन्स के बारे में, जो कि पीएम केयर फंड के अंदर जो स्कीम थी, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये गए हुए थे कोर्ट के अंदर, इनके कुछ कंसर्न थे, वो कंसर्न क्या थे उसके बारे में बताऊंगा। और कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला नहीं सुनाया है, कोर्ट का उसके ऊपर क्या आर्गुमेंट है वो भी आपको बताऊंगा। चाइना एंड द सिक्योरिटी पैक्ट की थोड़ा सा 2 लाइन का टॉपिक है, थोड़ा इसको भी करने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। फिर जीएस पेपर 3 में हम लोग पढ़ने वाला है इंडिया एंड द कोल। तो हम लोग दोबारा से इंपोर्ट करने के पहली बार एक्चुअली पिछले, आप ये समझ लीजिए 15 सालों में कोल इंडिया पहली बार कोल को इंपोर्ट कर रहा है फॉरेन कंट्री। जो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, कोल की कीमत के बारे में, सिन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, बेसिकली टोबैको के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओरिएंटल सिक्योरिटी चैलेंजेस और एक आर्टिकल है थोड़ा सा, वो है करप्शन के बारे में कि किस तरह से करप्शन इंक्रीज होता है लीगल मार्केट और इलीगल मार्केट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। वो भी आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। हालांकि वो यूएसए से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो जो थ्योरी उसने बता रखी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू हो सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी जो है एक ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाएगा बेसिकली इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। उसके अलावा कुछ एमसीक्यू हमारे पास हैं आज, 2 ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं, अच्छे हैं, क्वालिटी वाले हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपसे परसों भी पूछा था राइट कुछ सवाल ज्योग्राफी के, तो उसके एक बार आंसर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो सवाल आपसे पूछे गए थे वो ये थे। तो पहला तो था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। आपको पता ही, अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, अगर आपने प्रेशर बेल्ट पढ़ा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर और आपकी जीसी लियो के अंदर, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो है प्रेशर बेल्ट होती है, हेडली सेल होता है, फेरल सेल होता है, राइट, पता है ना आपको। और हमारे पास जो है हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये 3 सेल होते हैं, नीचे भी 3 सेल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 30-40 के आसपास आता है, 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आता है, उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट होती है, तो उसके बारे में इसने पूछा है कि भैया इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक तो हैवी रेनफॉल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया होता है जी, 30, 35, 40 के बीच में होता है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो भैया यहाँ पे रेनफॉल तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है कि इंटेंस रेनफॉल, यस, क्योंकि डेजर्ट होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन तो डेफिनेटली होता ही है। निम्बस क्लाउड्स, वेरे क्लाउड होंगे, कैसे हो सकते हैं, क्लाउड तो है ही नहीं, वहां पे डेजर्ट है ना। तो इसलिए फर्स्ट और 3 दोनों ही हमारे रोंग हैं। तो इसने क्या पूछा था, इसने आपसे वही पूछा है कि इनकरेक्ट बताना है, विच इज नोट द करेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट एंड 3 दे आर नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया है। दूसरा तो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में था कि यहाँ पे कौन सी जो है ट्रीज पाए जाते हैं। तो उसका आंसर हमारे पास हो जाता है 1 और 2, मतलब रोजवुड और महोगनी। साल और टीक, देखिए साल, टीक, सैंडलवुड, अर्जुन, इबोनी, शीशम, हुरा, महुआ, अमला, ये सब आपके हो जाते हैं किसके, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के, राइट। और ये बाकी आपके महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये हमारे हो जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा 2 हमारे पास क्वेश्चन थे। एक दो जो है भीमगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्टर्न घाट में, जो कि महादाई रिवर के ऊपर है, उसके बारे में था। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। द रिवर महादाई राइजेज इन द भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वेस्टर्न घाट्स। द महादाई रिवर फ्लोज between Goa, Karnataka and Maharashtra. Both statements are absolutely correct. Which of the following affects pressure on the, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ओशन करंट एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज तो आपको पता ही है ना। सी ब्रीज अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारा वाटर बॉडी है, ये हमारा लैंड बॉडी है, तो सी ब्रीज कब चलता है, जब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर। तो जब यहाँ से हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसे कहते हैं सी ब्रीज। और ये डेफिनेटली कोस्टल प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो उसको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, है ना। ओशन करंट का तो आपको पता ही है, जो कोल्ड ओशन करंट होते हैं भैया, पानी ठंडा होगा, एयर ठंडी होगी, एयर सब साइड करती है। जब वार्म करंट होते हैं वहां से एयर राइज करती है, जब एयर राइज करती है तो लो प्रेशर होता है, जब एयर सबसाइड करती है तो हाई प्रेशर होता है ना। ज्योग्राफी के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें हमारा दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। जो नए सवाल आपके लिए है वो ये हैं, 2 सवाल हैं सिर्फ, ज्यादा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज टू द महानदी रिवर। तो आसान सा सवाल है, ठीक है, इसके आपको ट्रिब्यूटरी बतानी है मुझे। आप ये भी बता सकते हो महानदी रिवर के ऊपर कौन सा वर्ल्ड फेमस डैम है,
उस डैम का भी आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे नाम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लू होल, इसके बारे में आर्टिकल है, थोड़ा गूगल करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजा आएगा करने में, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। खैर, हम लोगों ने अपना नया करंट अफेयर का कोर्स हम जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जाइए, उसके ऊपर क्लिक, इसके जो है मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कोर्स के बारे में, उसकी फीस वगैरह जो भी जाननी है आप गूगल फॉर्म भरिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फर्स्ट बैच के तो एडमिशन डेफिनेटली क्लोज हो गए हैं, सेकंड बैच के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप 2023 के लिए या 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भैया ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। खैर आगे बढ़ते हैं, फ्रंट पेज पे क्या है आज। तो ये तो वही है न्यूज, पुरानी न्यूज है, जो कि पुरानी तो नहीं है, कल की न्यूज है। सिद्धू मूसेवाला जो कि बहुत पॉपुलर पंजाबी सिंगर थे, उनकी डेथ हो गई। तो गैंग वॉर का केस बताया जाता है, तिहाड़ जेल में बैठ के किसी ने स्कीम बनाया, कनाडा का कोई गैंगस्टर था, भैया एकदम बिल्कुल फिल्मों टाइप का सीन रहता है ये, और किस तरह से लोग गैंगस्टर काम करते हैं। सोचने की बात है, तिहाड़ जेल जिसे कहा जाता है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जेल है, वहां पे बैठ के कोई किसी के मारने की प्लानिंग कैसे कर सकता है? मतलब एक अपने आप में ही सोचने वाली बात है। क्या उनके पास फोन नंबर होता है, वो क्या बात करते हैं, क्या है, मतलब यार ये बिल्कुल ही दिल, मतलब एक ना दिमाग को खोलने वाला इशू है। खैर इसके बारे में कोई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वाले पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। वुमेन टॉप सिविल सर्विस एग्जाम, तो बधाई हो जिनका नाम लिस्ट में आया है। अगर आपके कोई बंधु, रिश्तेदार, फैमिली में अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो कि सबको बधाई, लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अटेम्प्ट दिया था, उनको भी जो है यहाँ पे ऑल द बेस्ट है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि जब आप बड़े एम के लिए जाते हो तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार में ही आपको एम मिल जाएगा। और अगर आप देखें टॉप में जितने भी लोग हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है बहुत कम सिलेक्शन होता है। और फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आए और उन्होंने 6 महीने तैयारी किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। अरे उनके पीछे भी कई साल की प्रिपरेशन होती है डेफिनेटली। तो उन जो 1 in million होते हैं उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, एवरेज के पीछे जाएंगे। और एवरेज यही कहती है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, फेलियर भी जो है वो सक्सेस तक जाने का एक रास्ता होता है। तो जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही रास्ता आपको सक्सेस तक लेके जाता है। अगर आप लर्निंग करते हो, कोई भी फेलियर नहीं होता, इट इज अ लर्निंग फॉर अस, राइट। तो महिलाओं ने यहाँ पे बाजी मारी है, श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और जेमिनी सिंगला, भैया टॉप 3 रैंकर्स हैं। और बधाई हो सबको। इसमें कोई वीमेन मैन वाला कोई अलग से हम लोग बात नहीं करेंगे, बट यस मतलब सोचने की बात है, वीमेन को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कहीं किसी से भी पीछे नहीं है। तो ये उन लोगों के की माइंडसेट के ऊपर भी एक तमाचा मैं कहूंगा, जो ये समझते हैं कि वीमेन वो किसी भी मामले में कम है। किसी भी मामले में वीमेन कम नहीं है, कमी तो सिर्फ एक चीज की है, वो है अपॉर्चुनिटी की, जो उनको नहीं मिलती है। अगर मिलेगी तो वो कंधे से कंधा मिला के मेल से, इवन बहुत मामले में मेल से भी आगे जाके काम करके दिखाती हैं, राइट। तो 685 कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, जिसमें से इंक्लूडिंग 177 वीमेन हुई हैं, बाकी मेल हैं ऑफ कोर्स। जिसमें से जो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और ग्रुप ए, ग्रुप बी की सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, राइट। थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं यहाँ पे सर्विसेज के बारे में। तो एक्चुअली 3 तरह की सर्विस होती है सिविल सर्विसेज में। अगर एग्जाम क्लियर करते हो, आपके रैंक के ऊपर डिसाइड करता है, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिसाइड करता है, राइट। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है वो 3 होती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, राइट। उसके बाद आती है हमारे पास ग्रुप ए सर्विसेज में आपका आईएफएस हो गया। लेकिन आईएफएस अगर आपने चूज किया है और आप आईएफएस में सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद दोबारा से आप एग्जाम नहीं दे सकते। हालांकि आईपीएस और आई फॉरेन सर्विस में दोबारा से रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे सकते हैं, आपको शायद पता होगा, राइट। उसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे आती हैं, पोस्टल सर्विस आती है, रिवेन्यू सर्विस होती है, ट्रेड सर्विसेज होती है, दुनिया भर की सर्विसेज होती हैं। और फिर आती है ग्रुप बी सर्विसेज में, जिसमें आपका आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज आता है, डेनिक्स आता है, डेनिप्स आता है। बेसिकली ये आपका अंडमान निकोबार के लिए, दिल्ली के लिए रहता है, ठीक है। ये आईपीएस पुलिस सर्विस होती है और ये आपका नॉर्मल सिविल सर्विसेज होती है, डीएम वगैरह यहाँ पे होते हैं। पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, राइट। तो ये 3 सर्विसेज होती हैं। बाकी आपके रैंक के ऊपर, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपको कौन सा सर्विस मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा इसके बारे में था। तो जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, थोड़े 2-4 दिन ही बचे हैं। तो जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए, उनको सभी को ऑल द बेस्ट। और मन लगा के पढ़ाई करिए, आपने जितनी पढ़ाई करी है उसके ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने लिमिटेड सोर्सेज जो आपने अब तक पढ़े हैं उनको ही पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। रिवीजन करने से रिजल्ट आता है, नया नया कंटेंट पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है, ये
एक मास्टर की होती है एग्जाम क्लियर करने को लेके। और जिस तरह से प्रीलिम्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ होता चला जा रहा है, और पिछली बार भी जो कट ऑफ आया था पिछले साल दैट वाज ओनली 87.54। और यहाँ पे सी सेट को कभी भी इग्नोर मत करना, सी सेट काफी टफ हो गया है, और एक्चुअली कट ऑफ नीचे जाने का एक रीजन ये भी है, सी सेट बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो सी सेट पे जरूर फोकस करें, राइट, सिर्फ जीएस नहीं पढ़ते रहना है, क्योंकि हालांकि क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आपका सी सेट पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपका जीएस पेपर भी चेक नहीं होता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी रिलीजेस पीएम केयर्स बेनिफिट फॉर द कोविड ऑर्फन्स। तो ये एक्चुअली स्कीम तो काफी पुरानी है, और मोदी जी ने बहुत सारे बच्चों के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग किया था और उनको संबोधन किया था, उसके बारे में ही ये है। तो जो स्कीम बेसिकली आपको पहले से पता ही है, स्कीम कोई नया तो है नहीं, राइट। तो जो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है बिटवीन मार्च 11 2022 और फरवरी 28 2022, उनके लिए स्कीम चलाई गई थी सरकार ने, जो कोविड की वजह से ऑर्फन हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि जब वो बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 23 साल के बीच में भी मंथली कुछ पैसा उनकी हेल्प के लिए दिया जाता है। और अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म वगैरह सब सरकार की तरफ से फ्री होगा। और अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको रीइंबर्समेंट फीस वगैरह में छूट उनको मिल सकती है। उसके अलावा जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली, उनको जो है कुछ प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करने के लिए भी हायर एजुकेशन में, जैसे मान लो आपको इंजीनियरिंग करनी है, मास्टर्स करनी है, तो उसके लिए आपको लोन भी दिया जाता है। तो ये थोड़ा स्कीम के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी अलग अलग स्कीम भी यहाँ पे चला रखी हैं, राइट। चलिए ये तुम्हारा हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रूल फॉर द फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो देखिए, यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से इंडिया में लगभग 40,000 बच्चे जो है बाहर से ग्रेजुएशन करके आए हैं। अब सारे ग्रेजुएशन वाले नहीं है, कोई फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर वाले हैं। तो अब ये तो चलो यूक्रेन वाले बच्चे हो गए, लेकिन जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसे हम लोग एफएमजी बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बोलते हैं, जब वो इंडिया में आते हैं तो क्या वो इंडिया में आते ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, जब वो इंडिया में आते हैं तो पहले उनको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद ही उनको लाइसेंस मिलता है। अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं होता तो लाइसेंस नहीं मिलता है, पहली बात ये। और कुछ ही बच्चे उसमें से, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, 10-20% बच्चे ही टेस्ट क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि काफी टफ होता है। जो फॉरेन कॉलेजेस में पढ़ाई होती है वो इतनी ज्यादा हाई टफ नहीं होती है जितनी इंडिया में होती है। तो ये तो ऑब्वियसली एक रियलिटी है ही। लेकिन जब वो बच्चे वहां से आए तो उन्होंने भारत की सरकार से कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि सर आप हमें इंडिया में प्रैक्टिस करने दीजिए। तो लेकिन हमारा जो मेडिकल जो बोर्ड है उसने कहा कि नहीं, हम आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। टर्म्स ऑफ कंडीशन ये है कि अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर 54 मंथ का अगर आपने कोर्स किया है और 12 महीने का अगर आपने वहां पे इंटर्नशिप किया है, तभी जाके आपको परमिशन मिल सकती है। वो सब आपको करना पड़ेगा, और फिर इंडिया में आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बिना आप यहाँ पे नहीं कर सकते। फर्दर you need to go under a supervised 12-month internship in India after applying for the National Medical Commission। तो इंडिया में भी आपको 12 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जहां पे आपके परफॉर्मेंस को सुपरवाइज किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको लाइसेंस मिलेगा। ऐसा मेडिकल उन्होंने कहा है। अब इसके अगेंस्ट में कुछ स्टूडेंट चले गए थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा था कि दिस इज अगेंस्ट राइट टू हेल्थ ऑफ द पब्लिक एंड द राइट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। कि भैया जब हम लोग फॉरेन से ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं तो इंडिया में इतने ज्यादा जो है बैरियर लगाने का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भैया, जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं ओवर एम्बिशियस, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वो क्या करते हैं, वो कमर्शियलाइज हो चुके हैं, बच्चों को लूट रहे हैं और उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है नहीं और बच्चों को मेडिकल की डिग्रियां दे रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी होता है, राइट। इंडिया के बच्चों से, चाइना के बच्चों से पैसा बनाने के चक्कर में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं, और बुला लेते हैं और 2-4 साल उनको पढ़ाई करवा के डिग्रियां दे देते हैं। इसीलिए उनकी क्वालिटी की जो होती है एजुकेशन वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, हम मानते हैं कि इंडिया में और ज्यादा डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। पता चले वो घटिया डॉक्टर आ गया, आपका ऑपरेशन होना था कान का और उसने आपको ऑपरेशन कर दिया आपकी आंख का, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, ये है 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिजेक्ट चाइनाज पैक्ट। तो देखिए, सोलोमन आइलैंड थोड़े समय पहले न्यूज में था, आपको पता ही है। सोलोमन आइलैंड के साथ
चाइना ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, राइट, जिसमें चाइना वहाँ की पुलिस वगैरह को ट्रेन करेगी, वो सारी सारी चीजें। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई सारी कंट्रीज को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हो गई थी कि चाइना एक्चुअली पैसिफिक ओशन में अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वो सारी चीजें चल रही थी। उसके बीच में कुछ माइक्रोनेशियन जो आइलैंड हैं, जैसे ग्वाम हो गया, किराबाती, पलाऊ वगैरह, पपुआ न्यू गिनिया वगैरह, वो सब, तो ये इनको भी अप्रोच किया चाइना ने सिक्योरिटी पैक्ट के लिए, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो पैसिफिक ओशन में अपना दबदबा बनाए, लेकिन इन्होंने उसको कर दिया है रिजेक्ट, जिसकी वजह से चाइना को लगा है मिर्ची और चाइना एक बार थोड़ा बैकफुट पे आ गया है। बस यही न्यूज था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा लोकेशन वगैरह आप देख सकते हो, माइक्रोनेशियन आइलैंड वगैरह देख सकते हो, ये मलेशियन आइलैंड, मेलेनेशियन आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया इसको बोला जाता है, पोलिनेशिया इसको बोला जाता है, ये सारा मेरा पोलिनेशिया वाला है। तो कुछ आइलैंड का नाम आप याद रख सकते हो, जैसे कुक आइलैंड है, यहाँ पे न्यू आइलैंड है, राइट, तब वो तुवालू है, काफी न्यूज में था तुवालू थोड़े समय पहले। तो ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हो ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया चेंजिंग कोल पोस्ट ओवर कोल, गोल पोस्ट ओवर कोल। तो देखिए, गोल पोस्ट का मतलब ये है कि इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कोल को इंपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली हमारे पास कोल की जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है और डोमेस्टिक सप्लाई काफी कम है, तो हम लोग करने वाले हैं इंपोर्ट। तो कोल के बारे में ये बताया गया है कि कैसे कोल को लेके इंडिया का जो स्टैंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में इन्होंने बात कही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, पूरी दुनिया में कोल को रिप्लेस करने की दौड़ चल रही है कि हम लोग कोल को रिप्लेस करेंगे किससे, क्लीन एनर्जी से। वो क्लीन एनर्जी क्या हो सकती है, वो सोलर भी हो सकती है, वो विंड भी हो सकती है ना, वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, वो हाइड्रो भी हो सकती है, और जो है दूसरी चीजें हैं वो भी हो सकती हैं, राइट, जियोथर्मल वगैरह वो सब। तो बेसिकली कोल को रिप्लेस करने की बात, इंडिया भी कोल को रिप्लेस करना चाहता है, सब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं उसमें से मेजोरिटी वो कोल से ही आता है। अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट बाय दीज थ्री फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस और ऑयल। दुनिया का 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट तीनों से निकलता है। अब सोचने की बात यहाँ पे है, उसमें से भी मेजोरिटी वो कोल रहता है। हालांकि नेचुरल गैस काफी क्लीन है, लेकिन 100% क्लीन नहीं है, ठीक है, और ऑयल भी 100% ग्रीन नहीं है। देखिए, इन्होंने बात यहाँ पे सीधा सीधा बता रखी है कि नेचुरल गैस से जितना एमिशन होता है, कोल से उससे डबल होता है। ऑयल से जितना रिलीज होता है, मतलब जो हम लोग बेसिकली गैस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की, वो भी कोल के कंपैरिजन में 60% जो है वो उससे कम करता है। बेसिकली कोल पेट्रोल से, डीजल से, नेचुरल गैस सबसे ज्यादा एमिशन करता है, तो इसीलिए इसके को जो है यूज करने का यहाँ पे कम किया जाना चाहिए, राइट। जब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में द पावर सेक्टर इन इंडिया अकाउंट फॉर द 49% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंपेयर्ड विद द ग्रीन एवरेज। तो दुनिया भर में जो कोल से ग्रीन हाउस गैस निकलती है वो 41% होती है, जबकि इंडिया में 49% होती है। इसका रीजन कई सारे हैं। पहली बात तो कि जो इंडिया का कोल होता है ये उतना हाई क्वालिटी का कोल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग कोल ऑलरेडी ज्यादा यूज करते हैं एब्सोल्यूट टर्म में भी, ठीक है। तो देखिए, फरवरी 2022 तक द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट इन इंडिया अकाउंट फॉर द 51.5% ऑफ द पावर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो 50% से ज्यादा पावर तो हमारा सिर्फ कोल का ही है, जिनमें से जो हमारी नेचुरल गैस है वो 6.3% है, रीन्यूएबल एनर्जी जो है 27% है। तो कोल का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये कम होने वाला भी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में भी 2040 तक कोल ही हमारा मेजोरिटी एनर्जी सप्लायर रहने वाला है। तो डेफिनेटली कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस तो है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। ये कोई नया न्यूज नहीं है, पुराना न्यूज है। कोल के बेनिफिट क्यों है, एक्चुअली हम कोल को इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा हमारा सोलर हो गया या विंड हो गया, जो भी है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई। मतलब नेचर के ऊपर, जैसे जब हवा चलेगी तो विंड एनर्जी पैदा होगी, जब सन निकलेगा तो सोलर एनर्जी पैदा होगी। लेकिन कोल की सप्लाई 24/7 कर सकते हो, है ना, वो डिपेंड ही नहीं करता है इसके ऊपर। कोल जलाइए, बिजली पैदा करिए। दूसरी बात, कोल कैन गिव यू पावर ऑन डिमांड। कोल जो है वो कभी भी जब डिमांड बढ़ती है तो हम लोग ज्यादा कोल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी रहता है। स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि देखिए आपको बैटरी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। जो सोलर विंड एनर्जी होती है वो बैटरी के अंदर स्टोर करना पड़ता है ना, और बैटरी अपने आप में ही जो है नेचुरल फ्रेंडली नहीं होती है।
जब बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सामान यूज किया जाता है दैट इज नॉट नेचुरल फ्रेंडली, पहली बात तो ये। और बैटरी की भैया कैपेसिटी की लिमिट होती है ना, आप कितना ज्यादा इंपोर्ट उसके अंदर स्टोर करोगे, तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। तीसरी बात यह है कि इंडिया में कोल भैया भरपूर मात्रा में है। हाँ, हालांकि अभी सप्लाई क्रंच आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जब रिजर्व्स की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग कम से कम अगले 150-200 साल के लिए कोल बचा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है ऑलरेडी, तो कुछ नया आपको करना नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमें पता है पहले से, और चीप सोर्स है, सस्ता भी है ना, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोल को नेचुरल गैस से रिप्लेस कर दें, क्योंकि सीतारमन जी ने भी कहा है कि इंडिया नेचुरल गैस की तरफ इसलिए शिफ्ट कर रही है क्योंकि नेचुरल गैस जो है एक ट्रांजिशनल जो है स्टेप है। मतलब जब अगर आप कोल से पूरी तरह क्लीन की तरफ जाते हो तो बीच में नेचुरल गैस के थ्रू आप जा सकते हो, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज है। नेचुरल गैस थोड़ी सी कम पोल्यूटिंग होती है, लेकिन नेचुरल गैस के दाम भैया बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के क्राइसिस से पहले भी बढ़ रहे थे, लेकिन अब तो ये आसमान छूने लगे हैं। तो समस्या यहाँ पे चारों तरफ है। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही हो सकता है जो सरकार अभी कर रही है कि हम लोग करने वाले हैं कोल को इंपोर्ट। ठीक है, पहले सरकार ने अंदाजा लगाया था कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो 197.3 मिलियन टन होगी, लेकिन अभी वो सिर्फ 154 है। इसका मतलब हम अपने एक्सपेक्टेशन से काफी कम कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हम लोग करने वाले हैं इंपोर्ट। तो कोल इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स अभी कोल को इंपोर्ट करेंगी फॉरेन कंट्री से, ठीक है, ताकि बिजली के कट ना लगे। आफ्टर इफेक्ट ऑफ द एंटी करप्शन, हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद को ऐसे थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये हालांकि जो केस है वो अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर एक करप्शन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट एक एक्ट पास किया गया था, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट, जिसके तहत अगर कोई ऑफिशियल अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो काफी हार्श जो है उसके ऊपर स्टेप लिए जाते हैं। और हालांकि इसको पास करने के बाद बहुत सारे केस सामने भी आए और उनके ऊपर जो है या तो जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द कर दिए गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, वो सारी की सारी चीजें हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम लोग इतने हार्श एक्ट बनाते हैं किसी भी चीज को लेके, क्या उसका डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? स्टडी कहती है कि नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। एग्जाम्पल ये है कि इस एक्ट के पास होने से पहले मान लो आप किसी जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई रेगुलेटर है या कोई पुलिस ऑफिसर है, इस एक्ट के पास होने से पहले अगर वो जब ब्राइब लेते थे तो वो जो लीगल ऑक्यूपेशन होता है ना, जो लीगल एक्टिविटी होती है वहां से ब्राइब लेते थे। लेकिन जब सरकार ने ये सख्त कानून बना दिए तो लोग ज्यादा ब्राइब कहां से लेने लगे? इलीगल एक्टिविटी से क्राइम जो है लेने लगे। मान लो कहीं पे सड़क बननी है, कहीं पे स्कूल कॉलेज खुलना है, कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको लीज पे देना है, तो ये सब लीगल एक्टिविटी है ना, तो पहले इनके अंदर करप्शन होता था। लेकिन जब सरकार ने इसके लिए कानून सख्त बना दिया तो फिर भैया करप्शन कहाँ? अब देखो करप्शन तो करना है, वो तो सिस्टम का पार्ट है ना, तो करप्शन कहां से होगा? तो फिर जो ड्रग्स होती हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वहां से ज्यादा ब्राइब लिया जाने लगा। तो उसके चक्कर में पुलिस वाले क्या करने लगे, वो लीगल एक्टिविटी तो ठीक है, वहां से उन्होंने करप्शन नहीं किया, उसके चक्कर में जो इलीगल एक्टिविटी होती थी वो प्रमोट हो गई। इस कानून के पास होने के बाद इलीगल ट्रेड ज्यादा इंप्रूव हुआ, वो ज्यादा फैलने लगा क्योंकि पुलिस वालों के वहां से ज्यादा पैसा आता था। तो इस पूरे आर्टिकल का बेसिकली निचोड़ यही है कि इतना हार्श कानून आप बनाते हो तो एक जो इलीगल मार्केट होती है वो ज्यादा बूम करती है। अमेरिका में इसका एग्जांपल देखा गया है, खासकर ड्रग्स वाले केस में। तो जो पुलिस वाले पहले ड्रग्स माफिया को पकड़ने का काम करते थे, वो अब वो पुलिस जो है माफिया के साथ ही हाथ मिला के खड़ी हो गई है, क्योंकि उसको वहां से पैसा मिलता है। पहले उनको जो है लीगल तरीके से पैसा मिल जाता था, अब उनको इलीगल वाले धंधे से पैसा मिलता है। तो ये भी एक बड़ी चीज है। हम एक सोल्यूशन निकालने जाते हैं भैया, चार प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, राइट। अगला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है टबैको को लेके, क्योंकि आज जो है वो वर्ल्ड टबैको डे है, तो इसलिए नो टू स्मोक यस टू हेल्थ, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है क्योंकि आज दिया हुआ है। तो देखिए, हालांकि इसमें कोई खास दमदार चीज तो नहीं बता रखी है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। तो आर्टिकल ओपन होने दो। हाँ, तो देखिए क्या कहता है
तो कुछ कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। देखो क्या कहता है, द सेकंड ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे एस्टिमेट कहता है कि 28.6% ऑफ ऑल एडल्ट इन इंडिया यूज टोबैको इन 2016-17। भैया 29% के लगभग एडल्ट हैं जो इंडिया में, मतलब जो 18 साल के प्लस हैं, वो टोबैको का यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब वो सिगरेट का यूज करते हैं, वो जर्दा खाते हैं, वो खैनी खाते हैं, वो जो अजय देवगन ऐड करता है ना, अक्षय कुमार ऐड करता है, शाहरुख खान ऐड करता है, हाँ वो भी कंज्यूम करते हैं। किसकी ऐड है वो, है ना? तो वो सब है। तो लेकिन सेकंड नंबर पे है इंडिया बेसिकली। और सर्वे ने ये भी कहा कि 42% मैन और 14.2% वीमेन इंडिया में टोबैको का यूज करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या तो वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर टोबैको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजों में। 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एक्चुअली आज टोबैको डे है ना, वर्ल्ड नो टोबैको डे है आज, तो वो ऑब्जर्व हम लोगों ने करना शुरू किया था। और इस साल की जो थीम है वो है पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। प्रीलिम्स में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि इस साल की जो थीम क्या थी। वो सिंपल से पूछ सकते हैं कि पॉइजनिंग आवर प्लेनेट वाज रिलेटेड, दिस थीम वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें आएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। अब हार्म तो है ही, हार्म टू हेल्थ एनवायरमेंट। तो अब तक हम लोग ये सोचते थे कि जो जो तंबाकू होता है वो सिर्फ हमारी हेल्थ को इंपैक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। देखिए 600 मिलियन ट्रीज आर चॉप डाउन एनुअली टू मेक सिगरेट्स। भैया 60 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं हर साल सिगरेट बनाने के लिए। 84 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और 22 बिलियन लीटर पानी कंज्यूम होता है सिगरेट बनाने के लिए। समझ रहे हो बात को? सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा सिगरेट बट्स होते हैं, पैकेजिंग के अंदर जो प्लास्टिक यूज होती है, प्लास्टिक जो पाउच होते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें। मतलब ये समझ लीजिए जैसे अगर अक्षय कुमार अगर वो खा रहा है तंबाकू, है ना, जिसकी वो ऐड करता है, तो उस तंबाकू में जो प्लास्टिक यूज होती है भैया, वो सारी की सारी भी तो हमारे एनवायरमेंट के लिए डेंजरस होती है ना, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। जुबान केसरी, है ना, जुबान केसरी वो खाता है। अब खाता है तो नहीं है पता नहीं, लेकिन लोगों को तो बोल रहा है कि खा भी खाइए। खैर जो भी है। सो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टबैको का इंडिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, राइट। ओवर 90% ऑफ अडल्ट इन इंडिया अक्रॉस स्ट्राटा आइडेंटिफाई टबैको एज, जब अगर लोगों से सर्वे पूछ करते हैं तो लोग जब मानते हैं कि यस ये हमारे लिए हार्मफुल है, हालांकि ये बोलने के बाद वो खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना ज्यादा टबैको आप प्रोड्यूस करते हो, उसमें जो है डिफोरेस्टेशन का काफी रोल होता है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर लैंड उसके लिए चाहिए, तो डिफोरेस्टेशन भी यहाँ पे होता है। इंडिया में टोटल 6 मिलियन फार्मर्स और 20 मिलियन फार्म लेबरर्स जो है वो टोबैको फार्मिंग से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि जैसे जहां पर बीड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी होता है यार काफी, और ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और लेकिन इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी टोबैको हमारी जीडीपी में सिर्फ 1% का ही कंट्रीब्यूशन करता है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% का है, लेकिन टोबैको से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके चक्कर में 5.3% हमारा टोटल जो वेल्थ है वो हम लोग सिर्फ जो है डॉक्टर्स के ऊपर खर्चा कर देते हैं, दवाइयों के ऊपर खर्चा कर देते हैं। तो समस्या काफी बड़ी है जैसा कि आर्टिकल बता रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है कार्बन क्रेडिट। मतलब ये जो कंपनी होती है जो सिगरेट बनाती हैं, तंबाकू बनाती हैं, तो डेफिनेटली CO2 का तो रिलीज करती हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कंपनी को इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि वो क्लीन एनर्जी का यूज करें, डिफोरेस्टेशन कम करें, और जिससे हम लोग जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कुछ एक्चुअली कंपनियां हैं, सिगरेट कंपनी ऐसी जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें कर रही हैं, लेकिन अभी ग्राउंड के ऊपर कोई प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। तो वो देखिए, आप कंपनी को बंद तो नहीं कर सकते ना, वो तो एक अलग चीज हो गई। कंपनी को बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आप उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव दे सकते हो जिससे वो क्लीन एनर्जी का यूज करें। वो सारी सारी चीजें लोगों को आप अवेयर कर सकते हो, स्मोकिंग के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में उनको आप एजुकेट कर सकते हो, और जितने भी जो स्टेक होल्डर हैं वो सब यहाँ पे आके मिलके बैठ के बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि टबैको सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दोस्तों वो है आज का एडिटोरियल सेक्शन। और ये एडिटोरियल सेक्शन किसके बारे में बात करता है? डोसेज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट टू मीट द इंडिया चैलेंजेस। ये किसके कौन से चैलेंज के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में।
और जब हम लोग इंटर सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं ना, पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कई सारी डिमेंशन है एक्चुअली इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी की। आपका JNK हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, माओइस्ट प्रॉब्लम है, नक्सलाइटिज्म की प्रॉब्लम है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफी प्रॉब्लम है, खासकर आसाम नागालैंड वगैरह में। उसके अलावा आजकल साउथ इंडिया में भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो ये तो है हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब इनके लिए सरकार बहुत सारे स्टेप भी लेती है, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह वो सारी सारी चीजें करती है, फोर्स जो हमारे इसको ट्रेन करती है प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये क्या काफी है या नहीं है, ये आज इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आप सिक्योरिटी चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा, आपको जो सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करने का। तो सिर्फ फोर्स ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बेटर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, बेटर प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा भैया रूट कॉज क्या है इन प्रॉब्लम्स का। जब तक आप रूट कॉज को जाके एड्रेस नहीं करोगे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली है। इसको कहा जाता है स्टेट क्राफ्ट। सो यू डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस बट प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज विच इज मेड बाय लेजिस्लेचर, विच इज मेड बाय आवर पॉलिटिकल क्लास, विच इज मेड बाय आवर एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल दैट, राइट, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। चीजें क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब भी कोई थ्रेट आता है हमारे पास, कोई कहीं भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, पत्थरबाजी होती है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक तो होता है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सीधा फोर्सेस को बुलाते हैं और उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज करवा दिया या जो भी सिक्योरिटी जो चीजें होती है वो करवा दिया, दैट इज ओनली शॉर्ट टर्म। एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की लिमिटेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, अगर फोर्स का यूज करके अगर समस्याएं सुलझती तो अब तक समस्याएं सोल्व हो चुकी होती। इसका मतलब यह है कि हम जो ऑलरेडी स्टेप उठा रहे हैं उसके अंदर कुछ कमियां हैं। तो पहले तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए। दूसरा है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने दिया है वो क्या है, जो जैसे हम लोग नक्सलाइट की बात करते हैं या फिर दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की बात करते हैं, वो इतना फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं जितना हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं कर पा रही हैं। तो ये आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी कि वो आपसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो आपको भी एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है चीजें हो गई सॉल्यूशन के बारे में। अब उन्होंने इंडिया के थ्रेट के बारे में बात किया कि कौन कौन से थ्रेट हैं इंडिया में। तो सबसे पहली बात तो है JNK, है ना। JNK में क्या है, पिछले कुछ समय से जब से 370 हटा है, बार बार जो है नई नई वायलेंट एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं। इस बार जो मिलिट्री का, आर्मी का जो कहना है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस बार जो वहां पे वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है, जैसे वहां पे आउटसाइडर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, खासकर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके ऊपर पिछले कुछ समय से अटैक हो रहे हैं। इस बार जो अटैक हो रहे हैं ना, वो पहले वाले अटैक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट हैं, क्योंकि इस बार जो मिलिटेंट्स हैं वो एक्चुअली होम ग्रोन हैं, वो पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है लेकिन वो यहीं पे हैं। इवन ये भी कहा गया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस बार जो ये वायलेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने ऑफिशियल मशीनरी के अंदर भी इनफिल्ट्रेट कर लिया है। तो वो आपके पुलिस फोर्स में भी हो सकते हैं, वो आपके हर महकमे में हो सकते हैं। इस बार ये बिल्कुल नया चैलेंज उन्होंने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है। तो क्या सिर्फ ये सिक्योरिटी चैलेंज है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? सिक्योरिटी के साथ साथ स्टेट क्राफ्ट भी इसका सॉल्यूशन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आना पड़ेगा, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, प्रोग्राम बनानी पड़ेंगी जो इन चीजों को टैकल कर सकें, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। अभी आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, चीजें एकदम शांत चल रही होती हैं बिल्कुल बढ़िया से, कहीं से थ्रेट का कोई अंदेशा नहीं होता, अचानक से कहीं पे अटैक हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं। अब बात करते हैं माओइस्ट थ्रेट की। माओइस्ट थ्रेट एक ऐसा थ्रेट है जो कि आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपको ये पता ही है। माओइस्ट नाम ही माओइस्ट है तो डेफिनेटली जो माओ की जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में बात करता है। ये स्टेट मशीनरी को अटैक करते हैं। दूसरी बात, सरकार ने जितनी बार भी इनके साथ पीस टॉक करने की बात कही, ये पीस टॉक्स करते नहीं है। एक्चुअली पीस टॉक्स में इनको कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है,
क्योंकि पीस टॉक अगर ये करेंगे तो उनको अपने हथियार डालने पड़ेंगे, हथियार डालेंगे तो बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे इनका जो पूरा सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। राइजिंग वायलेंस, कुछ समय से वायलेंस जो है वो काफी ज्यादा राइज भी कर रहा है माओइस्ट नक्सलाइट एरियाज में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ, वो तो है ही, स्टेट क्राफ्ट। तीसरा है पंजाब। पंजाब में काफी सालों से चीजें जो है वो डोरमेंट चल रही थी। खालिस्तान मूवमेंट वहां पे 90s में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आपको पता ही है। पिछले कुछ सालों से 20 सालों के लगभग से वहां पे शांति चल रही थी, लेकिन अभी कुछ रिसेंट ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसे पता लग रहा है कि खालिस्तान के जो स्लीपर सेल थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो रहे हैं। एक्चुअली वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, कुछ कुछ पुलिस स्टेशन वगैरह के ऊपर भी अटैक हुए हैं। जो हमारा जो इंटरनल जो हमारा जो ब्यूरो है उसके ऑफिस के ऊपर भी वहां पे अटैक हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो खालिस्तान के एलिमेंट थे वो अभी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको आउटसाइड सपोर्ट बहुत है, कनाडा से, यूके से, अमेरिका वगैरह से काफी सपोर्ट है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो क्या यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी को मजबूत करने से चीजें हो जाएंगी? नहीं, आपको स्टेट क्राफ्ट भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, पॉलिसी प्रोग्राम भी आपको डालने पड़ेंगे। ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी है। आसाम के अंदर उल्फा ग्रुप जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो रहा है, म्यांमार की तरफ से उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। और नागालैंड के अंदर जो चीजें हो रही है वो तो आपको पता ही है। उसके अलावा जो साउथ इंडिया में अभी जो श्रीलंका में चीजें हो रही हैं उसकी वजह से अभी कुछ सिक्योरिटी एजेंसी का मानना है कि शायद लिट्टे दोबारा से एक्टिविटी हो सकता है, वहां पे ऐसी कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन जो इसका टाइटल है आर्टिकल का वही सॉल्यूशन हो सकता है। बातचीत करिए, सिक्योरिटी को बढ़ाइए और उसके साथ साथ जो है पॉलिसी, इनके ऊपर फोकस कीजिए। तो सिर्फ सिक्योरिटी के अकेले करने से नहीं होगा, इन दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों को इंक्लूड करते हो उसे कहा जाता है स्टेट क्राफ्ट। यही इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ था। तो हालांकि कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की जो सिक्योरिटी पोजीशन है यानी कि नारायण जी ने वो जो है यहाँ पे हाईलाइट की हैं। ये फॉर्मर डायरेक्टर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं हमारे पहले, ठीक है, और फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रहे हैं। तो जानकारी बहुत है, एक्सपर्ट है ना। तो इसलिए इन्होंने जो बात बोली है वो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए और ये हमारे आंसर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो सवाल आपसे पूछे हैं उनका कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई किया करो, ठीक है। और अपनी तैयारी को बढ़िया रखिए, सीरियस रहिए, रोज पढ़िए, मंजिल दूर नहीं है, ठीक है। अगली बार लिस्ट में आपका नाम डेफिनेटली हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।